जय हिंद दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हमारे WhatsApp ग्रुप पर आज एक टेस्ट रखी गई थी। हर रविवार को हमारे WhatsApp ग्रुप पर टेस्ट रखी जाती है। अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। तथा आज के वीडियो की PDF फाइल भी आपको WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों पर बात करने वाले हैं तथा उन प्रश्नों के साथ साथ हम और कितनी सारी जानकारी को जोड़ सकते हैं, यही सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 120 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज का हम टारगेट रखते हैं 130 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। राजस्थान में कांतली नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? कांतली नदी को मैंने आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझा रखा है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो नदियों से संबंधित वीडियो जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इस प्रश्न का जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही दिया था, झुंझुनू जिला। अब कांतली नदी को किस प्रकार से याद करना है? इस नदी का उद्गम स्थान होता है सीकर खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी से ये नदी जाती है झुंझुनू की तरफ, और सामान्यतः तो ये झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है, लेकिन कभी इसका पानी अधिक हो जाए तथा कभी इसमें बाढ़ आ जाए तो यह चूरू तक भी चली जाती है। कितने जिलों में बहती है? यह 3 जिलों में बहती है। यह सीकर, झुंझुनू और चूरू तक चली जाती है। कब? जब इस नदी का पानी अधिक हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए, वरना तो यह झुंझुनू में ही विलुप्त हो जाती है। इस नदी से हमें और क्या क्या चीजें याद रखनी है? इस नदी के आसपास के क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। और इस नदी की कुल लंबाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। यह नदी राजस्थान की पूर्ण रूप से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आप लोगों को मैंने 3 नदियां बताई थी। सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तब हम आंसर लगाते हैं घग्गर नदी। तथा पूर्ण रूप से अगर आप लोगों को पूछा जाए तब हम आंसर लगाते हैं कांतली नदी। और यही अगर आपसे सबसे छोटी नदी पूछ लें, आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की आंतर प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। तथा इसके साथ साथ हमें याद रखना है जयपुर से 2 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी? पहली नदी तो बाणगंगा नदी, इसका कहां से उद्गम होता है? कमेंट करके बताओ। तथा दूसरी नदी साबी नदी। साबी नदी यह राजस्थान के कौन कौन से जिले से प्रवाहित होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि नदियों से संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को ये सारे आंसर पता होंगे तथा आप लोगों के नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे। नागौर, नागौर से लूणी नदी प्रवाहित होती है। तथा हमने झीलों में पढ़ा था, नागौर में सबसे खारे पानी की झीलें मिलती है, जैसे डीडवाना नागौर में ही है। तथा और कौन कौन सी झीलें हैं नागौर में? कमेंट करके बता सकते हो। और मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से है कि अलवर का शोक यह कौन सी नदी को कहा जाता है? जैसे राजस्थान का शोक यह हम घग्गर नदी को कहते हैं, उसी प्रकार अलवर का शोक आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो अब आप इसे अपने मित्रों में शेयर करते रहें तथा वीडियो को लाइक करते रहें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? आप लोगों से बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे ढूंढाड़ी बोली, तो आप लोग बता सकते हो यह जयपुर में प्रसिद्ध है तथा दौसा में प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ खेराड़ी बोली, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो खेराड़ी बोली यह विशेषतः भीलवाड़ा की है तथा टोंक का भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था भीलवाड़ा और टोंक। उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अब उदयपुर में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। आपको ये बातें याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को याद रखनी है। कोटा, कोटा जैसे हाड़ौती का भाग आता है। इसके साथ साथ बूंदी तथा 12 जिले, 4 जिलों तो आपको याद रखना है, कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़। यह कोटा संभाग के भी 4 जिले हैं। तथा कोटा संभाग से आप लोगों को एक बात याद रखनी है, कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अगर आप लोगों को संभाग से संबंधित सारी बातें पता हैं तब आप इनका आंसर दे सकते हो। अगर आप लोगों के संभाग से संबंधित कोई भी प्रश्न बच रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लें, उसमें मैंने संभागों से संबंधित भी अच्छे से समझा रखा है तथा जिलों से संबंधित भी मैंने अच्छे से समझा रखा है। सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से उन वीडियो को जरूर देख लें। आप लोगों को 1-2 बोलियां और याद रखनी है, जैसे
हाड़ौती बोली, यह हाड़ौती के भाग में बोली जाती है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। उसके साथ साथ चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। तथा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे निमाड़ी बोली, निमाड़ी यह बोली कौन से भाग में बोली जाती है। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, वह नदी आप लोगों को बतानी है। मुझे ऐसा लगता है इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जितनी भी नदियां दे रखी है मैंने आपको सभी की सभी नदियां ड्राइंग के माध्यम से तथा इन्हें किस प्रकार से याद करना है सभी अच्छे तरीके से समझा रखी है। अगर हम नदियों का रिवीजन कर लें तो लूणी नदी अजमेर से उद्गम होता है, नाग पहाड़ी तथा राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और यह राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती है यह हमारे कच्छ के रण में जाती है। कहाँ जाती है? कच्छ के रण में जाती है। और हमें पूछा गया है बंगाल की खाड़ी वाली, तो बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, यह नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली नदियां हैं। तब आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर लूणी नदी बिल्कुल नहीं जाती। माही नदी यह राजस्थान के दक्षिण में बहती है। दक्षिण में कौन कौन से जिले? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, यह 2 जिलों में बहती है। और इस नदी का उद्गम स्थान आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वत, MP, थार जिला। सारी बातें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप उन वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि आपके सभी नोट्स और सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। साबरमती नदी, साबरमती नदी वैसे राजस्थान की इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हो तब सिर्फ 3 बातें आप लोगों को याद रखनी होती है। साबरमती नदी, इसकी टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर, लेकिन यह राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर ही है। कितनी है राजस्थान में इसकी लंबाई? ओनली 45 किलोमीटर यह राजस्थान में प्रवाहित होती है। मुख्यतः यह गुजरात की नदी है। कहाँ की नदी है? मुख्यतः यह गुजरात की नदी है। गुजरात में इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा लूणी नदी पर एक बांध आपको याद रखना है। लूणी नदी का बांध जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। यह जोधपुर में बना हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तथा यहीं से आपको याद रखना है लूणी नदी की एक सहायक नदी जवाई नदी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और जवाई नदी पर ही बना हुआ है जवाई बांध। यह पश्चिम का सबसे बड़ा बांध है। तथा इसी प्रकार इस बांध को अन्य और किस नाम से जाना जाता है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस प्रश्न का राइट आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी उद्गम स्थान कहाँ से होता है? राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? कमेंट करके बताओ। तथा राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तब हम बताएंगे चंबल, बनास और लूणी नदी। यह 3 नदियां राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तथा अगर आप लोगों से पूछा जाए चंबल नदी पर बने हुए बांध तो बताओगे 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से एक बांध बना हुआ है MP में और बाकी के 3 बांध बने हुए हैं हमारे राजस्थान में। चंबल नदी पर ही राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। कमेंट करके बताओ उस बांध का नाम क्या है। तथा बांधों से अगर हम बात करें तब हमें 4 बांध तो इंपॉर्टेंट है जो याद रखने ही हैं। कौन कौन से बांध? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध तथा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध और राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बना हुआ बांध। इन सभी का आंसर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट जरूर करते चलें, क्योंकि लिखित रूप में मैं प्रश्न सिर्फ आप लोगों के लिए टेस्ट वाले ही लाया हूं। मौखिक रूप से मैं आप लोगों को इतने सारे प्रश्न पूछूंगा कि लगभग आपका 80 से 70% रिवीजन क्लियर हो जाएगा। अगर नदियों से संबंधित आप लोगों को कोई भी प्रश्न बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तथा कोई भी नदी अगर आप लोगों को फिर से पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस नदी से संबंधित अगली वीडियो बनाएं, ताकि मैं उस नदी को फिर से आप लोगों को समझा सकूं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय सागवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्न 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन? सबसे पहले आपको याद रखना है सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो ये वहीं पाया जाएगा जहाँ पर वर्षा 125 से भी 150 सेमी से अधिक हो। कितनी वर्षा हो? 125 से 150 सेमी तक की वर्षा हो। और ये राजस्थान में ओनली माउंट आबू में होता है। और माउंट आबू कहाँ पर है राजस्थान में? कमेंट करके बताओ। फिर उसके बाद प्रश्न आता है सागवान वन। जो प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा गया है, सागवान वन यह राजस्थान के दक्षिणी भाग तथा हाड़ौती प्रदेश। अब दक्षिणी भाग में राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उसके साथ साथ
कोटा बारा, झालावाड़, यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए मिश्रित पतझड़ वाले वन, तो अभी आप बताओगे यह राजस्थान के पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है कि धोकड़ा वन, यह वन कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं? तब धोकड़ा के लिए आप कमेंट करोगे करौली, धौलपुर, और आपको कहीं कहीं सवाई माधोपुर भी देखने के लिए मिल जाता है। तब इन 3 जिलों में धोकड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपको ये बातें याद रखनी है। और आप सभी को पता है कांटेदार वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को इनकी नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तब आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। इस प्रश्न का राइट आंसर था डूंगरपुर बांसवाड़ा। अलवर भरतपुर बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। करौली धौलपुर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, धोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? अब यह मैंने आप लोगों को जब केवला देव पढ़ाया था वहां पर भी अच्छे से समझाया था। मुझे कमेंट करके बताओ आरटीडीसी के द्वारा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के पास में कौन सी होटल बनाई गई है? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो केवला देव से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आरटीडीसी की स्थापना 1989 में? बिल्कुल नहीं। 1999? बिल्कुल नहीं। तो फिर बचा क्या? 1979 या 1969? लगाओ अपना आंसर लगाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ अपना आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1979। ये बिल्कुल सही है। तथा पर्यटन से मैं आपको 3-4 प्रश्न पूछना चाहूँगा जहाँ से आपका पर्यटन से संबंधित बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप लोग मुझे सबसे पहले बताने वाले हो केवला देव के पास कौन सा होटल बनाया गया है आरटीडीसी के द्वारा। तथा आप लोग मुझे बताओ राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब की गई? कौन सी नीति? पर्यटन नीति कब की गई? क्योंकि आप लोगों को एक बात याद रखनी है, 2018 में जब राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था तब उसमें राजस्थान की वन नीति पूछी गई थी। कौन सी नीति पूछी गई? वन नीति, जिसका हम आंसर लगाते हैं 18 फरवरी 2010। कब की गई? 18 फरवरी 2010 में की गई। तथा 2010 से ही आपको याद रखना है राजस्थान की जल नीति भी हुई है। ये सारी बातें आप लोगों को याद करनी है। आप मुझे पर्यटन नीति बताने वाले हो। तथा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? कमेंट करके बताओ पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन से सन में दिया गया? अगर आप लोगों ने पर्यटन का टॉपिक पहले पढ़ रखा है तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला टॉपिक मैं पर्यटनों से संबंधित ही पढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी आप लोगों को अभ्यारण्य कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद हम पर्यटन पढ़ने वाले हैं, खनिज पढ़ने वाले हैं तथा राजस्थान की कृषि से संबंधित भी बातें करने वाले हैं। कुछ टॉपिक ही बचे हैं हमारे जहाँ से हमारा राजस्थान का ज्योग्राफी लगभग 80 से 90% तक कवर हो जाएगा। और अभी तक हमारा ज्योग्राफी 70% तक कवर होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यास परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है तथा उसके साथ साथ इंदिरा गांधी परियोजना से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आज की वीडियो में हम व्यास परियोजना से ही बात करेंगे। मैं आपको किसी अगली वीडियो में इंदिरा गांधी से भी संबंधित जानकारियां दे दूंगा। यह परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और 3 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अब व्यास परियोजना, इसको कैसे याद करोगे? यह परियोजना व्यास नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तथा इसी नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है पड़ोह बांध तथा दूसरा बांध है पोंग बांध। पंडोह बांध तथा पोंग बांध, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। और इस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? अगर आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए तब हम बताएंगे इस परियोजना का प्रारंभ 1961 में किया गया। इस सन को याद कर लीजिए। अगर ये सन आपको याद नहीं होता है तो कहीं इसे अपने पास लिख लें और इसे हर रोज पढ़ने की कोशिश करिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के साथ पंजाब का वह कौन सा जिला है जो सीमा बनाता है? अब 99.99% बच्चों ने रट रखा है कि राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। पहला श्री गंगानगर और दूसरा है हमारा हनुमानगढ़। लो भाई, अब प्रश्न पूछ लिया पंजाब का। किसी ने याद किया है ये प्रश्न? अगर आप लोगों को पता है तो आंसर जरूर कमेंट करें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फाजिल्का।
फाजिल्का यह पंजाब का एक जिला है जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, और राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले श्री गंगानगर और दूसरा है हमारा हनुमानगढ़। अब यह जिला कौन से जिले के साथ अगर सीमा बनाता है पूछा जाए तो फाजिल्का जिला हमारे श्री गंगानगर के साथ सीमा बनाता है। तो फिर हनुमानगढ़ के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है? प्रश्न उठता है या नहीं उठता है आपके दिमाग में? अगर श्री गंगानगर के साथ फाजिल्का जिला जिला बनाता है तो फिर हनुमानगढ़ के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता होगा? आंसर अपना कमेंट करके बताएं जरूर। तब हमें याद रखना है पंजाब का एक जिला मुक्तसर, यह हमारे हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है। दोनों जिलों के नाम याद कर लो तथा कहीं लिख के रखना है तो लिख लो। अब ऑप्शन में आपको 3 नाम और दिख रहे हैं, जैसे सिरसा, रेवाड़ी और हिसार। यह कौन से राज्य के जिले हैं? जैसे रेवाड़ी तो सभी को पता होगा, यह हरियाणा का जिला है, और सिरसा और हिसार यह दोनों जिले कौन से राज्य के हैं? आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को आंसर पता है तब आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी को आंसर नहीं पता है तो वो आपकी कमेंट देखेगा, वहां से उसकी मदद जरूर होगी। आपके पास जितनी भी जानकारी होती है आप कमेंट बॉक्स में रखते जाइए, क्योंकि आप किसी ना किसी की मदद जरूर करोगे। तो शिक्षा का यही मूल मंत्र है कि अगर आप लोगों को शिक्षा अच्छे से लेनी है, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरा प्रश्न आप लोगों से है, महाराणा प्रताप पुरस्कार यह कौन सा फाउंडेशन देता है? अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया था आज की टेस्ट में। यह पुरस्कार खेल कूद के भाग में दिया जाता है, तथा उसके साथ साथ हमें याद रखना है पत्रकारी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारी में पुरस्कार दिया जाता है हल्दी घाटी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हल्दी घाटी पुरस्कार दिया जाता है। और उसके साथ साथ हम याद रखेंगे राणा पूंजा पुरस्कार और हकीम खां पुरस्कार। टोटल 6 पुरस्कार होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ वह कौन से फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में स्थित ऐसा अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग सभी बच्चों का राइट आंसर होगा भेड़ियों के लिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों से आबू अभ्यारण्य पूछ लें, आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और माचिया सफारी यह जोधपुर का बना हुआ है। कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध होगा? अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। तथा माचिया से ही हमें 2-3 बातें याद रखनी है। इसे राजस्थान में पहले से ही मृगवन घोषित कर दिया गया है, तथा अब इसे जैविक उद्यान भी बनाया जा रहा है। 2 बातें याद रखनी है आपको। इसे पहले ही मृगवन घोषित कर दिया गया है, तथा अब इसे क्या बनाया जा रहा है? जैविक उद्यान बनाया जा रहा है। राजस्थान में टोटल कितने जैविक उद्यान हैं? कमेंट करके जरूर बताओ। तथा आर्द्र भूमि कितनी है राजस्थान में? 2 आर्द्र भूमि है, जिसे ही रामसर साइट कहा जाता है। अपना आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन से रामसर साइट हैं। तथा मृगवन कितने हैं राजस्थान में? राजस्थान में टोटल 7 मृगवन बने हुए हैं। सभी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर जंतुआलय से संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय हैं, याद रख सकते हो। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर व कोटा, यह 5 जिलों के नाम आप याद रख सकते हो। वरना तो सोमवार को मेरी वीडियो आ रही है जिसमें मैं आप लोगों से जंतुआलय, मृगवन और आर्द्र भूमि तथा उसके साथ साथ जैविक उद्यान, इन सभी पर बात करने वाला हूं। तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? लगभग सभी बच्चों का राइट आंसर है। मैंने इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी छूट रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप उन वीडियो को एक बार देख सकते हो। वहां पर आपको बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे। तथा रणथंभौर व केवलादेव, इनके मैंने हैंडराइटिंग वाले नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और इस प्रश्न का राइट आंसर था 3 राष्ट्रीय उद्यान। ये थी आज की वीडियो। जिन्होंने भी मॉर्निंग में टेस्ट दिया था उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप टेस्ट देते रहें। तथा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर करिए। आप लोगों को लिंकिंग स्टडी किस प्रकार से करनी है, यही सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तथा राजस्थान का भूगोल, इसे और अच्छे तरीके से तथा सिंपल तरीके से पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। और हैंडराइटिंग नोट्स के द्वारा मैं पढ़ाता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में भी सभी हैंडराइटिंग नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज का हमारा टारगेट है 130 सब्सक्राइबर का, तो आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।